तो फिर तुम दिल्ली आई या तुम गाँव चली गई, मतलब तुम ससुराल तब चली गई, कौन तुम्हें लेने आया, क्या हुआ? और फिर आगे की पढ़ाई का क्या डिसीजन निकला? मैंने ना 11th तो रेगुलर ही कर ली थी। 12th में मैं बीमार हो गई थी तो ब्लड मेरे चढ़ा। तो ब्लड भी मुझे डोनेट किया गया, वो भी दी दी की हेल्प से ही। मेरी हेल्प कुछ नहीं है, मैं उसमें एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि तो मेरे पास बहुत सारे लोग होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और वो हमेशा मुझे रेगुलर मैसेज या कॉल करके बोलते हैं कि अर्चना, यदि कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो बता देना। तो जाकर के मुझे लगा कि अब मेरी ज़रूरत है, और वो ही फर्स्ट टाइम था एक्चुअली जब मैंने लाइव ब्लड डोनर का जो है चीज़ें शुरू करी। तो ये काम मैं अब भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर मैं व्हाट्सएप के थ्रू ही, सिर्फ ऐसा नहीं बहुत फॉर्मल तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में काम हो रहा हो ब्लड का, वो सिर्फ साइड वो है। सिर्फ किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है, मेरे पास मैसेज आ जाता है और मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं मैं उनमें बोल देती हूँ कि अगर कोई दे सकता है, जिसके लिए ना हम कोई चार्ज करते ना हम कोई चार्ज देते। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है, आपके ब्लड देने से किसी की ज़िंदगी बच रही है, इससे ज़्यादा सुंदर तोहफा आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। तो तन्नू वाले केस में ये चीज़ होने के बाद मुझे खुद एक इंस्पिरेशन मिली कि हाँ, एक और चीज़ है जो शुरू की जा सकती है। तो मैंने नहीं, लेकिन जो तन्नू बोल रही कि मैंने हेल्प करी, नहीं, मैं सिर्फ एक निमित्त थी। आई वॉज जस्ट अ मीडिएटर एंड हेल्प किसी और ने की, सिर्फ मैंने वहाँ मैसेज डिलीवर किया था। तो तुम आज ठीक हो, अच्छी हो, ये बड़ी बात है। किसने क्या मदद करी वो नहीं। कि 12th तुम्हारी क्लियर नहीं हुई, कितने साल तुम अपने ससुराल में रही फिर उसके बाद? उसके बाद मैं बीमार उस दौरान ज़्यादा थी तो मैं स्कूल जाती ही थी। तो उस टाइम पर ना मेरे साथ हुआ ऐसा, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं जीने पर गिर रही हूँ। मतलब ब्लड चढ़ने के बाद भी ये मेरे हालात हो गए थे। मैं जीने पर से गिर रही हूँ, क्लास में कुछ भी चल रहा है सो जाती हूँ। मैंने सब्जेक्ट्स भी ऐसे ले रखे थे, स्टेनो, टाइपिंग, इसमें मेहनत ज़्यादा थी। सिर्फ लिखना लिखना पड़ता था। हालांकि मैं उसमें बहुत अच्छी थी। आप क्लास में तो मैं हेड मॉनिटर थी और स्कूल में भी वो हेड मॉनिटर्स होते हैं ना, वो बन गई थी मैं। लेकिन मेरी बीमारियों के कारण मेरी मम्मी ने बोला कि ये ऑनलाइन कर लेगी। उस टाइम पर स्टार्ट हुआ था ये प्रोसेस। तो मेरे टीचर ने ये जवाब दिया, नहीं ऑनलाइन नहीं करेगी लड़की, गलत थोड़ी ना, ये कर नहीं सकती, सब कुछ कर सकती है। मेरी टीचर भी बहुत सपोर्ट में थी। हालांकि उसने 3-4 महीने तक मेरा नाम भी नहीं कट किया, मेरी टीचर ने भी काफ़ी साथ दिया था। लेकिन मेरी हालात ऐसे नहीं थे कि मैं पढ़ लूँ अब आगे। और मेरे हस्बैंड ने भी बोल दिया कि अब नहीं छोड़ सकता मैं, अब तो घर ही चलना पड़ेगा। फिर मैं क्या करती, मैं चली गई। लेकिन वहाँ जाकर ससुराल में मेरे को बंद, एक तो मिडिल क्लास में बहू रहना और बिल्कुल गांव एरिया है वो। तो ओके। उसी तरीके से मुझे रहना पड़ता, ना मुझे बाहर जाने की इजाज़त, ना ज़्यादा बोलने की इजाज़त, ज़्यादा पढ़ लो या कुछ, ये तो बहुत पढ़ी लिखी बन रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे बोलते थे लोग। तो मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। और घर में भी काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़े, तो मुझे ये मेरे को लगा कि अब तो कुछ करना चाहिए। तो पूरा 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद क्या तुम वापस दिल्ली आई? हाँ, मैं वापस दिल्ली आई। तो इस बार क्या तुम्हारे हस्बैंड साथ आए थे या तुम अकेले आई, कैसे क्या रहा? मैं फरवरी में आई थी 2021 में। उस टाइम मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं आए क्योंकि मैं उनसे ही लड़कर आई थी। पूरा गांव मुझे रोक रहा है, गांव के लोग कि तू क्यों जा रही है, बेइज्जती होती है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी लोग बातें बनाएंगे। मैंने कहा नहीं, वो मेरे घर में आगे देख थोड़ी ना रही है, मुझे थोड़ी ना संभाल रही। तो इस मैंने किसी की नहीं सुनी उस टाइम पर। शायद सुन लेती तो उस टाइम पर बहुत गलत हो जाता मेरे साथ। तो मैंने नहीं सुनी, मैं अकेले, मेरी सिस्टर थी छोटी, वो भी सिर्फ 7 साल की थी। तो उसे लेकर मैं कभी मैं निकली भी नहीं हूँ। यूपी से मैं दिल्ली आई, अकेले आ गई उसे लेकर। 3 महीने तक कोई, मैं अपने हस्बैंड से भी बात नहीं करती थी। मैंने कहा अगर आना है तो अब आप दिल्ली आओगे, मैं नहीं आऊंगी वहां पर। मुझे लगता है ये डिसीजन जो तन्नू की लाइफ में अभी जो हमारे सामने हम सुन पा रहे हैं, ये मुश्किल डिसीजन रहा होगा और उस टाइम पे लगता होगा, तन्नू के अलावा बाकी सबको ये लग रहा था, जैसे कि तन्नू बोल रही है कि पूरा गांव आ गया था रोकने के लिए। तो उससे समझ आ रहा है कि सबको लग रहा था कि ये डिसीजन गलत है, जो ये करने वाली है वो गलत है। बट आज जो हम कहते हैं ना, जब हम प्रेजेंट में देख रहे हैं इस चीज को और हमें लग रहा है कि वो चीजें इतनी डिफिकल्ट थी, लेकिन वो एक स्टेप लेना
आपको कितनी अच्छी जगह पर लेकर आ सकता है, ये आपकी लाइफ को कितना और सुंदर बना सकता है, आपकी लाइफ की संभावनाएं जो हैं वो आपके सामने ओपन कर सकता है, कितना ज़रूरी होता है। पर हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो उस एक पहले स्टेप को ले पा रहे होते हैं। सारी प्रॉब्लम्स वो एक स्टेप लेने में ही हो रही होती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कई बार कि हम इमोशंस के प्रति इतना कमज़ोर हो जाते हैं कि जो सही है हम वो नहीं कर पाते, जो अच्छा है हम वो करने लग जाते हैं। अच्छा है दूसरों के नज़रिए से, अच्छा है अपने नज़रिए से। और बीइंग अ गर्ल, हम, वो कोई भी लड़की हो, वो माँ हो, वो बहू हो, कुछ भी हो, बेटी हो, हम हमेशा अपने आप को सेकंड पर रखते हैं, प्रायोरिटाइज अपने आप को करते नहीं है। तो हालांकि मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि आप पूरा घर समाज संभाल रही होती हैं, तो आपको सेल्फ, हाँ, घमंड और अहम के साथ नहीं, लेकिन खुद की ज़रूरतें और खुद के शौक, सही चीज़ों के लिए खड़े होना, स्टैंड लेना गलत नहीं होता। और उस चीज़ का बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल हमारे सामने आज तन्नू खुद है। तो अगर तन्नू ने वो डिसीजन नहीं लिया होता अपना घर छोड़कर आने का, तो आज वो यहाँ पर कैसे क्या करती। तो तन्नू, जैसे तुम आई, अब तुमने परिवार भी छोड़ा, तुमने अपने हस्बैंड को भी एक अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आना है तो आप ही आइए, अब मैं नहीं आऊंगी। तो फिर आने के बाद खर्चे, और फिर आपने क्या सोचा कि लाइफ में अब क्या करना है, क्या सोच कर आई थी, और वो यहाँ पर हुआ या नहीं हुआ? हाँ, तो मैं उस टाइम पर मैं आई, अकेली आई। हम्म। मेरी फैमिली, मेरी मम्मी को भी नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ, और मैंने किसी को बताया भी नहीं ओके। कि मैं अकेली आ रही हूँ। हम्म। मतलब मैं आ गई, और मैं आई भी रात में आई, सुबह से निकली हुई घर से, रात में आई हूँ 9-10 बजे। एकदम मेरी मम्मी ने देखा, और मम्मी मेरे को देखकर चौंक गई। अब मेरी मम्मी तो मुझे, मैं बड़ी बेटी हूँ घर की, तो मतलब सभी मेरे को बहुत सपोर्ट भी करते थे, लेकिन हर वक्त मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी पे मैं बोझ बनूं। हम्म। तो मम्मी बड़ा खुश हुई, मम्मी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, लेकिन घर वालों ने फिर से, जैसे मेरी दादी हैं, चाची हैं, बुआ, उन्होंने कहा कि अकेला नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, मैं आ गई तो उन लोगों को भी तो सोचना ही चाहिए थोड़ा बहुत। तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, अगर मैं नहीं आती तो क्या करूं मैं, मुझे आना पड़ा। तो फिर मैं आई उस टाइम पर। बहुत सोचा, मैं 1 महीना बैठी, इसे मैं बात ही नहीं करती थी बिल्कुल। दी से जैसे ही बात करती थी मेरा रोना स्टार्ट। आवाज़, फिर दी कुछ समझ ही नहीं पाती थी, बस दी बोलती थी शांत हो जाओ। तो दी ने, फिर मैंने धीरे धीरे दीदी को अपनी बातें बताई, बस ज़्यादा नहीं, कि मैंने बस एक ही बोला कि दी अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तो दी ने बोला तुम आ जाओ यहाँ पर, दिल्ली में आ जाओ, कुछ ना कुछ हम अरेंजमेंट करेंगे। फिर हाँ, मैं आ गई अकेले, सोच समझ कर जो भी था। मैं फिर भी दी से 15 दिनों तक दिल्ली में आने के बाद भी नहीं मिल पाई। दी पार्क में गई, मैं भी पार्क में गई, तो दी को मैंने सारी बातें बताई। थैंकफुल, दी ना उसी टाइम पर दी भी स्टार्टअप, दोबारा से दी ने स्टार्टअप किया एक स्कूल में, प्रिंसिपल बनी दी। तो दी ने कहा कि मैं हेल्प करूँगी, तो दी ने वहाँ मुझे जॉब दी, एडमिन टीचर की, जो तो कि मैं। हालांकि अभी तन्नू जो है वो क्लेरिफाइड नहीं, एलिजिबल नहीं थी क्राइटेरिया के हिसाब से। पर मुझे ऐसा लगता है गाइस कि हम लोगों को कई बार लोगों का पोटेंशियल देख लेना चाहिए, लोगों का व्यवहार देख लेना चाहिए। हर बार आपकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी के बेसिस पर सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें पता है कि सामने वाले को ज़रूरत है, और हमें पता है कि दिया हुआ काम वो कर सकता है या फिर सीख सकता है। तो मैंने इस पर कोई एहसान नहीं करा, मैं सच में बता रही हूँ। बस मुझे ये था कि जब तक इसके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं आ जाती, तब तक मैं इसको कुछ ना कुछ सिखाती रहूँ, करती रहूँ। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत सैलरी दे रही थी, लेकिन हाँ, एक नॉमिनल चार्ज, ये सोच करके कि इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, अपना चीज़ों में, समाज में जाना सीख जाइए कि क्या होता है बाहर, कैसे जाना है, क्या करना है। तो इसलिए, और वो एहसान नहीं था, वो इसका जो व्यवहार है, जो इसने इतने सालों मेंटेन करा हुआ है, जो इसका एक नेचर है, उस चीज़ ने मुझे बोला कि नहीं अर्चना, यू शुड हेल्प दिस गर्ल। तो ये सिर्फ कारण है और कुछ नहीं। तो फिर तन्नू, तुम ये बताओ कि तुमने अब 12th क्लियर करी, तो फिलहाल तुम्हारी शादी के बाद जब तुमने इतना सैक्रिफाइस किया, तुम आई, तुम्हें एक जगह जॉब मिली,
तो उस और इस लाइफ में तुम क्या फ़र्क देख पा रही हो? कि मैं इतना मतलब इतना डल हो गई थी, जो लड़की पढ़ने में सब कुछ हर चीज़ में अच्छी थी, मैं किसी से बात नहीं कर पा रही थी कॉन्फिडेंस में, ना मैं किसी के सामने आती थी। मतलब इतना ज़्यादा चेंजेस आ गए मेरे अंदर, मैं कुछ भी एकदम बोलते नहीं है कि रहन सहन बिल्कुल सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो वो धीरे धीरे मेरे अंदर चेंजेस आए, लोगों से मिली, फिर दी ने मेरे को और चीज़ों से जोड़ा, तो ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। फिर एक दिन दी ने कहा कि आप 12th कर सकते हैं ओपन से, मुझे पता नहीं था और मैं इतना डर गई क्योंकि मैं तो रेगुलर स्टूडेंट थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं करूँगी, और मेरी एज भी हो गई थी, 20+ हो गई थी। तो मैंने कहा दी मैं कैसे करूँगी, मैं तो इतनी, और मेरे को देखेंगे लोग बोलेंगे इतनी एज की 12th कर रही है। लेकिन जब दी ने फॉर्म वगैरह फिल करवाया, दी ने ही सपोर्ट किया, तो मैंने ठीक है दी कर देते हैं, दी ने ही उसकी फीस वगैरह पे करी, जो फॉर्म वगैरह फिल होता है हो गया। अब दी ने ही सब्जेक्ट भी चॉइस कर लिए कि ये है, मुझे तो कुछ पता भी नहीं क्योंकि वो सब, और मैं मेरा ऐसा होता कि मुझे बुक्स लेनी है तो दी के पास कॉल, तो हर चीज़ के लिए मैं दी के पास जाती थी, जैसे कि सेंटर का है दी, इसका ये बुक्स नहीं आई है मेरी, तो दी ने मुझे बताया कि यहाँ यहाँ जाओ, तो मैं हर जगह जाती थी। मैं इसको गाइड नहीं कर रही थी, बल्कि मैं खुद को एक्सपीरियंस कराना चाह रही थी। एनआईयूएस में मैंने ऑलरेडी किसी को इंगेज किया था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं, क्योंकि जिस बच्ची के लिए किया था वो पुणे रहती थी, तो उसके लिए बस फॉर्म भरा था, बताया था। और मुझे लगता है कि एक ही तो जीवन मिला है, जितनी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, जान सकते हैं, खास तौर पर वो चीज़ें जो आपके साथ साथ आप दूसरों को भी हेल्प कर सकती हैं उनकी लाइफ में, तो ज़रूर करना चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस में मैं इसको कम हेल्प कर रही थी, खुद को ज़्यादा हेल्प कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है इस केस के बाद अगर कोई बच्चा मेरे सामने आता है, कोई भी अडल्ट मेरे सामने आता है, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली उसको आंसर्स कर पाऊंगी, क्योंकि एक पूरा एक्सपीरियंस, एक पूरा प्रोसीजर का एक्सपीरियंस 1 साल वाला मैंने देख लिया होगा। तो ये यात्रा सिर्फ इसकी यात्रा नहीं थी हम दोनों की यात्रा थी, हम दोनों सीखे। बहुत बार फेलियर्स हुए, बहुत बार ये मुझे याद है कि स्टडी सेंटर पे जाया करती थी, एनआईएस के स्टडी सेंटर पे क्लासेस नहीं होती, और हम दोनों के लिए वो बहुत अजीब था जानना। फिर वहां जाकर के जब ये प्रैक्टिकल्स के लिए जा रही है, तो सीधा सीधा बोला जा रहा है कि आप इतने रुपए दे दो और आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। मतलब ऐसी भी सिचुएशंस हम लोगों ने फेस की है। पर ये हमेशा, और मैं हमेशा एक ही चीज पे अटके हुए थे कि बात 1500 और 2000 रुपए की नहीं है, बात है कि हम पढ़कर करेंगे, कोई बात नहीं, 1 साल फेल भी होंगे हम दोबारा कर लेंगे, पर हम पढ़कर करेंगे। तो वही वजह है, वही कांस्टेंट एक डिसीजन था जिस पर हम खड़े थे, और उसकी वजह से इसने अपने सारे एग्जाम्स, सारे वाइवा, सारे प्रैक्टिकल्स खुद से दिए। उससे ही पता चलता है कि ये पढ़ाई को लेकर हमेशा से कितनी एंथुजियास्टिक थी, पढ़ना चाहती थी बस। और ये ना, हमें बस मौके नहीं मिलते, हम सबके साथ होता है, हम जीवन में करना चाहते हैं, बस हमें कोई एक उंगली पकड़ाने वाला मिल जाए, हम यहाँ से वहाँ कहाँ पार हो जाए हमें नहीं पता। तो तन्नू, अभी तुमने 12th कर लिया है, और तो उसके लिए मैं दोबारा से तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी थैंक यू दी। और बहुत अच्छा रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा ऐसी बनी रहो। अब मैं, क्योंकि व्लॉग के एंड में जा रहे हैं, तो मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर तुम मुझसे कोई गिफ्ट मांगती, जैसे होता है ना कि जब हमारे घर में कोई पास हो जाता है, 12th क्लियर करता है, वो भी अच्छे नंबरों से क्लियर करता है, तो हम यूजुअली उनसे पूछते हैं कि आपको हमसे क्या गिफ्ट चाहिए। तो मैं तन्नू से पूछूंगी, तन्नू तुम्हें मेरे से क्या गिफ्ट चाहिए? नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं, गिफ्ट के तौर पर आप ही हो, सब कुछ हमेशा सपोर्ट किया मुझे, और मैं हुई थोड़ी सी पागल सी, तो जो भी मतलब कहते नहीं है, तो तुम कुछ भी खुशी मिले या कुछ भी, मेरा सबसे पहले मेरा फोन होता है मेरे हाथ में, दी के पास मैसेज जाता है। हाँ, सामने आमने सामने नहीं मिल पाते, लेकिन फोन पे सबसे पहले दी को ही न्यूज देती हूँ मैं। हाँ, और अपनी एक चीज, फैमिली में अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती, सबसे लास्ट में बताती हूँ ना, और तो एक मैं। चीज और कि इसके इन सारे कांस्टेंट चेंजेस की वजह से एक चीज और अच्छी हुई है, तो तन्नू का जो ससुराल शुरू में सपोर्ट नहीं करता था, हस्बैंड को छोड़कर ये आ गई थी, अब अच्छी बात ये है ससुराल वाले बात सुन लेते हैं। अब ये दिल्ली में ही है, और अब अपने हस्बैंड के साथ है पिछले 3 सालों से, मतलब जब से आई है उसके कुछ महीनों हाँ, बाद ही आ गए थे इसके हस्बैंड। यानी कि जब आप कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा, ये सही चीजों के लिए खड़ी थी, और लोगों को बदलना पड़ा इसके लिए, अपने आप को, समाज को बदलना पड़ा, और इसलिए मैं बहुत बहुत खुश होती हूँ। भले ही मैंने इसको बोला कि क्या गिफ्ट चाहिए, इसको कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, पर मैं तुमसे गिफ्ट तो नहीं बोलूंगी,
पर मैं तुमसे एक प्रॉमिस करना और लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसे हमने NIOS की 12th की, मैं अभी सबके सामने पहली बार ही डिक्लेयर कर रही हूँ, इससे पहले मैंने इससे नहीं बोला है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी ग्रेजुएशन में तुम्हें हेल्प करूँ, सपोर्ट करूँ, तुम्हारा फॉर्म भरवाऊँ, तुम्हें पढ़ाऊँ और मैं चाहती हूँ तुम ग्रेजुएट करो और बहुत अच्छे नंबरों से लाओ और जीवन में कुछ अच्छा कर पाओ। तो क्या तुम ग्रेजुएशन भी इतनी शिद्दत के साथ करोगी? हाँ बिल्कुल, मैं आज दी से पूछी भी रही हूँ इसी बारे में कि दी ग्रेजुएशन करनी है, कैसे क्या होगा। पर अभी तन्नू के लिए एक सरप्राइज यही है कि इसकी पूरी 3 साल की पढ़ाई है, 4 साल की जो भी ग्रेजुएशन का फॉर्मेट है, तो उसके लिए इसको पे नहीं करना, इसके लिए हम पे करेंगे और हम इसको आगे पढ़ने में हेल्प करेंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू मुझे हमेशा you. इंस्पायर करने के लिए, और ऐसे ही पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। और अब हम इनका फॉर्म फिल करेंगे ग्रेजुएशन का एंड शी विल बी गोइंग टू कॉलेज वेरी सून। आई होप आपको अच्छा लगे, और ऐसी ही सक्सेस स्टोरीज हमारे पास बहुत सारी हैं, सबकी अलग अलग कहानी है। हम एक एक करके आपको सबसे मिलाएंगे। और मेरे साथ तुम ये बताओ कि कितने साल हो गए हैं तुम्हें? मैं बचपन से दी गई जादू, या होता है ना फर्स्ट क्लास में बच्चा आता है, पहले दी ट्यूशन पढ़ाती थी। दी को शौक था ना कि बच्चों को लेकर गोदी में पढ़ाओ, खिलाओ, वहीं पर खिलाओ और पिलाओ और पढ़ा भी दो। तो दी का भी सपना यही था, और हमारा तो था ही। दी कम थी, माँ ज्यादा थी, टीचर तो थी ही नहीं कहीं। लेकिन हाँ, दी से डर बहुत लगता है। कभी ऐसी बातों में नहीं कि दी मारती है पीटती है, ऐसा नहीं है। बस दी के इमोशनल या दी कुछ ऐसा बोल देती है ना, अपने आप ही डर लग जाता है। हाँ, दी को ना दिख जाए ये चीज। अगर दी को ऐसा लगता है ना कि हाँ, कि अगर दी को पता चल जाएगा क्या होगा, मतलब हम करने से पहले ही डर जाते हैं, कुछ गलत करेंगे ही क्या। हाँ, तो ये अच्छी बात है। सभी को ये चीज सीखनी चाहिए कि टीचर्स को मारने पीटने वाला डर बच्चों में स्थापित नहीं करना चाहिए। ऐसे कर देना चाहिए ताकि बच्चा गलत करने से पहले ही सोच ले कि अरे यार, उनको पता चलेगा तो कैसे, उनको कैसा फील होगा या फिर वो क्या रिएक्ट करेंगे। तो मैं बहुत स्वीट भी हूँ, मैं बहुत सॉल्टी भी हूँ। और अब जो लोग पूछते हैं कि मेरे को कितना टाइम हो गया सोशल वर्क में, तो ये जितना बड़ा मेरा बच्चा है, जितने साल की ये है, समझ लीजिए उतने ही साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया है NGO सेक्टर में। और भले किसी NGO से रजिस्टर होकर के नहीं करा था, लेकिन हाँ, इतना इनफॉर्मल और इतना अनौपचारिक तो हमेशा से रहा है। तो हमें सपोर्ट करते रहिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये स्टोरी दूसरों को भी इंस्पायर करे और हमें भी सपोर्ट करे। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। दोस्तों, पूरी वीडियो बनाने के बाद मुझे एक चीज़, हालांकि मैंने पहले भी कही, बट अभी भी लगा कि एक बार उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, उसको बताना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को लग रहा होगा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग या मैं हेल्प करती हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं है। यस, बहुत सारे लोग हैं, वो आते हैं और एक एक बच्चे की लाइफ को इस तरीके से सुंदर बना रहे हैं और आशाएं बढ़ा रहे हैं, खुशियां दे रहे हैं। और मुझे लगता है शिक्षा से अच्छा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। बस इतना बताना चाहती थी कि मैं नहीं हूँ जो ये कर रही है, बस मैं सिर्फ एक जरिया हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और आप में से कोई भी आकर के सपोर्ट करना चाहते हैं इन एनी वे, कम फॉरवर्ड, टॉक टू मी एंड आई हैव अ लॉट ऑफ किड्स जहां हम हेल्प कर सकते हैं। तो सुंदर करते हैं किसी का जीवन। जय श्री कृष्ण।